उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन 2019 का समान हिंदी का हम लोग प्रश्न पत्र देखेंगे। 150 नंबर का यह प्रश्न पत्र होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश से पहला प्रश्न होता है, तो इसे हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और इसमें बहुत सारे जो लाइन है उसको अंडरलाइन भी किया गया है। जैसे, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्य जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परम मुखोपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को प्रदूह खातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। जैसे इस पूरे लाइन को यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। इसका हमें आगे के प्रश्नों में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। जो भी यहाँ पर है, जैसे ये एक पंक्ति हो गई, इसकी व्याख्या करना है। दूसरा जो अंडरलाइन पंक्ति है वो ये है, इसकी व्याख्या करना है। और तीसरी जो पंक्ति है वो ये है, इसकी व्याख्या करनी है। अर्थात कि 3 पंक्तियां जो हैं अंडरलाइन है, इनकी हमें व्याख्या करनी है। इस गद्यांश को पढ़ते हुए सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का हमें भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। ये 5 नंबर का होगा। साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपयुक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। अर्थात कि साहित्य के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, इस गद्यांश में क्या लिखा गया है, उसी का हमें उत्तर लिखना है। ये भी 5 नंबर का है। और जो 3 रेखांकित पंक्तियां हैं, इनकी जब व्याख्या करेंगे हम तो ये 20 नंबर के हो जाएंगे मार्क्स। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 जो है ये 30 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है और नीचे जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर लिखना है हमें। जैसे, परिवर्तन से हम बच नहीं सकते, परिवर्तन से बचना अगति और दुर्गति को आमंत्रित करना है। यद्यपि स्थिरता में किसी अंश में सुरक्षा है, तथापि बिना जोखिम लिए आगे नहीं बढ़ा जाता है। नियमों की स्थिरता जो विज्ञान में है और स्फूर्तिमय जीवन की गतिशीलता जो साहित्य में है, दोनों के बीच का हमें संतुलन मार्ग खोजना है। जीवन के संतुलनों में नए और पुराने का संतुलन भी विशेष महत्व रखता है। संसार की गतिशीलता के साथ हमको भी गतिशील होना पड़ेगा, किंतु आंखें मूंद कर अंधकार की खाई में कूदना सूरत नहीं है। हमको आगे कदम बढ़ाना है, किंतु आंखें खोलकर नवीन के लिए हम अपने मन मंदिर का द्वार सदा खुला रखें। पूर्वाग्रहों से काम न लें, उसके पक्ष और विपक्ष की युक्तियों को न्याय की तुला पर तौलें। एक सीमा के भीतर नए प्रयोगों को भी अपने जीवन में स्थान दें, किंतु केवल नवीनता के प्रमाण पत्र मात्र से संतुष्ट न हो जाए। जिस तर्क बुद्धि को हम प्राचीन प्रथाओं के उन्मूलन में लगाते हैं, उसी निर्मम तर्क को नवीन के परीक्षण में भी लगावें, किंतु नवीन को भूत की भांति भय का कारण न बनावें। इस गद्यांश को पढ़ना है और यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क में पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। 5 नंबर का है ये। प्राचीन और नवीनता में संतुलन क्यों आवश्यक है, विचार कीजिए। इसका उत्तर देने पर हमें 5 नंबर मिलेगा। और प्रस्तुत गद्यांश का यदि हम संक्षेपण करेंगे, संक्षेपण जो होता है मूल्यतः 1/3 में होता है। जितने सारे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनका 1/3 हमें संक्षेपण में लिखने की जरूरत है, जो कि 20 नंबर का है ये। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। अधिसूचना को परिभाषित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति व्यय बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना प्रारूप तैयार कीजिए। अधिसूचना यहाँ पर लिखना है, ये 10 नंबर का होगा। इसका जो ख है, इसमें पूछा गया है कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजने के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व में मांगी गई सहायता को यथाशीघ्र स्वीकृत करने के लिए आग्रह किया गया है। ये भी 10 नंबर का है। तो 20 मार्क्स का जो है वो लेखन से रहता है, जिसमें कि पत्र के बारे में पूछा जाता है 20 मार्क्स के 2 प्रश्न करके। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ से व्याकरण के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों प्रत्ययों से एक एक शब्द की रचना कीजिए। ये 10 नंबर का है। जैसे अधि, परि, भर, अट, नि, खुश, इक, आइन, आई और अकड़। सबसे पहले तो ये पहचानना है कि कौन उपसर्ग है और कौन प्रत्यय है, उसके बाद इनसे एक एक शब्द हमें बनाना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। 10 शब्द दिए गए हैं, इनका विलोम शब्द लिखना है। 10 नंबर के हैं। आवरण, कृतज्ञ, अज्ञ, नैसर्गिक, अधम, आहूत, सकर्मक, मान, घात और वैतनिक। इन सबका उत्तर भी हम लोग अदर वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं, प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं, प्रश्नों को हम लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 5 नंबर के ये प्रश्न है। 5 प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि यह आंखों से देखी घटना है, 100 रुपए धन्यवाद प्राप्त हुए। इनको हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए।
शिक्षणेतर है, उपरोक्त है, सौहार्द है, पूजनीय है, सौजन्यता है। इनको हमें शुद्ध करना है। और सेम निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द हमें लिखना है। 10 नंबर का है ये। आकाश को चूमने वाला, संध्या और रात के बीच का समय, हमेशा रहने वाला, 100 में 100, जो बात वर्णन से परे हो, इनका हमें एक शब्द लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो इसमें निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 10 मुहावरे और लोकोक्तियां दिए गए हैं। हर एक मुहावरा जो है 3 नंबर का है। इस तरह से ये टोटल 30 मार्क्स का प्रश्न हो जाता है। जैसे पहला दिया हुआ है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, मक्खी मारना, तिल का ताड़ बनाना, सिर आंखों पर बैठाना, हवा का रंग देखना, ढाक के 3 पात, गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छान के, कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारथ जाए, फूहड़ चाले नौघर हाले, अपनी करनी पार उतरनी। ये सब कहावतें हैं। इनका हमें अर्थ लिखना है और फिर हमें वाक्य में प्रयोग कर देना है इसको। तो यह हमने हिंदी का प्रश्न पत्र देखा। अब हम लोग निबंध का भी प्रश्न पत्र देख लेते हैं, जो 150 मार्क्स का होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं और 3 सेक्शन में यह डिवाइड रहता है क्वेश्चन पेपर। हर एक जो निबंध है उनको 700 शब्दों में हमें लिखना है और हर एक सेक्शन में 50 नंबर के मार्क्स है। जैसे यहाँ पर 3 टॉपिक दिए हुए हैं। सेक्शन ए में साहित्य का सामाजिक दायित्व, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, हिंदी लैंग्वेज इज द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, शिक्षा और नैतिक मूल्य, एजुकेशन एंड मोरल वैल्यूज। ऐसे को हिंदी या इंग्लिश या उर्दू में हम लोग किसी एक भाषा में लिख सकते हैं। अब इन 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को चूज करते हुए हमें 700 शब्दों में अपना निबंध लिखना है 50 नंबर के लिए। सेक्शन बी में अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन स्पेस वर्ल्ड। दूसरा टॉपिक है महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं और हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक है। इनमें से किसी एक को चूज करके अपना निबंध लिखना है। और सी सेक्शन में भी 3 टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे वैश्विक आतंकवाद की समस्या, कारण और निदान। दूसरा टॉपिक है भारत की विदेश नीति, शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरा टॉपिक है सीमा सुरक्षा बल, हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रमुख कारक हैं। इनमें से किसी एक को चूज करते हुए 700 शब्दों में हमें निबंध लिखना है। ये भी 50 नंबर के हो जाएंगे। तो निबंध जो है अपना 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है 50-50 मार्क्स के। तो हमने हिंदी और निबंध दोनों के प्रश्न पत्र जो है वो देख लिए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन 2019 का जनरल स्टडी पेपर 1 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यह 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी 10 प्रश्न होंगे और सेक्शन बी में भी 10 प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल 20 प्रश्नों का उत्तर हमें देना होता है। हर एक प्रश्न को लिखने के लिए सेक्शन ए के प्रश्न जो है इनके लिए 125 शब्द दिए गए हैं और बी सेक्शन के हर एक प्रश्न को लिखने के लिए 200 शब्द दिए गए हैं। हम लोग प्रश्न देखेंगे तो और बेहतर से क्लियर होगा। प्रश्न पत्र 2 सेक्शन में बटा है। सेक्शन ए जहां पर कि 10 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न जो है 8 मार्क्स का होगा और इसको लिखने के लिए 125 शब्द दिए गए हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। 565 रजवाड़े थे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय। तो आज़ादी से पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत में मर्ज कर लिया था। 3 रियासतें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ ये थे जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में मर्ज हुए। 5 जुलाई 1947 को स्टेट विभाग की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे और इन्हीं को यह दायित्व दिया गया था कि जो भी 565 रजवाड़े हैं उनको आप भारत में मर्ज करवाइए। तो इन्होंने बखूबी अपनी इस भूमिका को निभाया और इसीलिए हम इन्हें लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। चाणक्य के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरे व्यक्ति हैं इस तरह के चाणक्य के बाद जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को इन्होंने पूरी तरह से प्रैक्टिकली करके दिखाया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज जो हमारा भारत है वो उस जो आज दिख रहा है इस तरह से नहीं दिखता। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इससे रिलेटेड है। हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस डिस्क्राइब हमें करना है इस क्वेश्चन को। हमें प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए भी बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, लेकिन जैसे ही हम मेंस के बारे में बात करते हैं तो इसी में हमें अपना दिमाग लगाना होता है कि मेंस में उसी टॉपिक को किस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ल्ड पीस में बुद्धिस्ट लिटरेचर का क्या योगदान है। हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के नाम को नहीं याद रखना है केवल,
हमें उनका योगदान दिखाना है। इसीलिए जब मेंस की बात होती है तो हमें अपना आंख बिल्कुल खोल लेना चाहिए और अपना मस्तिष्क जो है वहां तक उस इंफॉर्मेशन को ले जाना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठ सके, व्हाट अर्थात कि क्या, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब और हाउ कैसे। ये जो क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में जब आएंगे तो हम सोच पाएंगे कि इस टॉपिक को प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक कैसे ले जाएं, क्योंकि दोनों को जो है एक ही साथ हमें प्रिपरेशन करनी होगी, पीटी एज वेल एज मेंस। क्योंकि मेंस में क्वेश्चन पेपर और जब हम इसके सिलेबस को देखते हैं तो बिल्कुल डिटेल्स में डिस्क्राइब है कि किस तरह के सिलेबस हमारे मेंस एग्जामिनेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। यहां पर महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन या जो गांधी युग है उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूरे गांधी युग के बारे में पूछ लिया गया है कि किस तरह से 1917 से स्टार्ट होता है, 1947 तक गांधी युग के रूप में हम जानते हैं। ये जो पूरा युग था इसमें गांधी जी जो थे वो मेन फिगर थे, उनका जो दृष्टिकोण था वो मध्यम मार्गी था, कैसे था, इसी चीज को हमें यहाँ पर तर्कपूर्ण व्याख्या करना है और बहुत सारे घटनाओं को यहां पर जोड़ते हुए इस आंसर की हमें पुष्टि करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, निहित स्वार्थ द्वारा वित्त पोषित होती है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम लोग अदर एग्जामिनेशन में, जब हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा इस तरह के टॉपिक पर, तो हम इस स्टेटमेंट को वहां पर रख सकते हैं। ये एक तरह का स्टेटमेंट दिया गया है और इस पर हमें टिप्पणी करना है कि कम्युनल वायलेंस इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, इनिशिएटेड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स एंड फाइनेंस्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। कमेंट कि किस तरह से कम्युनल वायलेंस जो है वो एक तरह का रिलीजियस फैनेटिक्स है, सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है। इस चीज को पूरी तरह से, यह जो कम्युनल वायलेंस पर क्वेश्चन है इसको हमें कमेंट करना है इन सारी चीजों को देखते और समझते हुए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए, शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। अब इस प्रश्न को उत्तर करने से पहले हमें क्या करना होगा कि अपने उत्तर प्रदेश के मैप को बनाना बेहतर तरीके से आना चाहिए। और वहां पर जब मिनरल के बारे में पूछा गया तो मिनरल दो तरह से हो सकते हैं, एक मेजर मिनरल हो सकता है और एक माइनर मिनरल हो सकता है। तो दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करके हमें अपने आंसर को रखना होगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक तत्व बताएं। इन्यूमरेट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग पर नोट पूछा गया है, बुंदेलखंड एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन हुए। सेक्शन बी जो है यहां पर भी 10 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के लिए 12 मार्क्स दिए जाएंगे और इनको मैक्सिमम 200 शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं। 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया है। व्याख्या कीजिए। The spine of Indian economy was badly injured during the 200 years of British rule. British rule से रिलेटेड यहाँ पर इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है ब्रिटिश रूल का उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्य भावी बनाने में हिटलर की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ हिटलर इन ब्रिंगिंग अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। विश्लेषण कीजिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। 14th में पूछा गया है, धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य है। विवेचना कीजिए। सेकुलरिज्म इज एन ओरिएंटेशन एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इज इंडिस्पेंसेबल टू इंडियाज फ्यूचर एज अ लिबरल डेमोक्रेसी। डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी बाय एक्टिंग सुटेबल एग्जांपल्स। वैश्वीकरण क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति के प्राथमिक लक्ष्यों का विवरण दीजिए। टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, वायु राशि क्या है, एयर मास के बारे में पूछा गया है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ज्वालामुखी भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित है, ज्वालामुखी उद्गार के संभावित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए। हाउ आर वॉल्केनो, अर्थक्वेक एंड सुनामी रिलेटेड टू ईच अदर, हाईलाइटेड
हाईलाइट्स ऑल द पॉसिबल कॉजेज फॉर वॉल्केनिक एरप्शंस। जो रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, उसका यहाँ पर एग्जाम्पल हमें देने जरूरत है, क्योंकि वहीं पर वॉल्केनोज, अर्थक्वेक एंड सुनामी तीनों जो है एक साथ हमें देखने को घटनाएं मिलती हैं। पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर है वहां पर, जिसका एग्जाम्पल हम जापान को दे सकते हैं कि जापान जो है इसके जो है सबसे सुटेबल एग्जाम्पल में आता है इस कंडीशन का। क्वेश्चन नंबर 20, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए और अंध महासागर की जल धाराओं का नाम बताइए। मेंशन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ ओशन करेंट्स एंड नेम द करेंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। अंध महासागर का मतलब यहां पर अटलांटिक महासागर से है। ये जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के 20 क्वेश्चंस हुए जिसको कि हम लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन 2019 का हम लोग जनरल स्टडी पेपर सेकंड का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। यहां पर टोटल जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन होंगे, 2 सेक्शन में बटा रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन होंगे। इनका हमें उत्तर लिखना है। सेक्शन ए जो है इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक प्रश्न जो है 8 मार्क्स का होगा और इनका उत्तर जो है 125 शब्दों में हम लोग दे सकते हैं हर एक क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कश्मीर मामले में भारत मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है? वाई इज इंडिया अपोज टू मेडिएशन ऑन कश्मीर? क्योंकि कश्मीर जो है ये भारत का अपना आंतरिक मामला है, क्योंकि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द जुरिडिक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए। थ्रो लाइट ऑन द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, सजेस्ट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। चुनावी बॉन्ड क्या है? क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है? उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों का क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन कीजिए। व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑन इंडियाज रूरल लाइफ, डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 6, प्रवासी भारतीयों का भारत के आर्थिक व्यवस्था में योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी संघीय व्यवस्था से भिन्न है, व्याख्या कीजिए। इन व्हाट वेज डज द इंडियन फेडरल सिस्टम डिफर फ्रॉम द फेडरल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राज्यसभा के उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। डिस्क्राइब दोज स्पेशल पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट मीन्स राज्यसभा, विच आर नॉट इंजॉयड बाय लोकसभा अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के आम चुनाव में मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसको कि VVPAT कहते हैं, के प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द यूज ऑफ VVPAT इन द जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। सेक्शन बी जो है यहां पर भी 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। इनका जो उत्तर है 200 शब्दों में हम लोग दे सकते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 11, अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी, टिप्पणी कीजिए। हाउ विल द विथड्रॉल ऑफ US ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान अफेक्ट इंडिया, कमेंट। OBR के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस इन द लाइट ऑफ OBR। वन बेल्ट वन रोड, ये इसका फुल फॉर्म है जो कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, धारा 370 पर भारत सरकार की कार्यवाही ने जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है, यह इस क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, चर्चा कीजिए। द एक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन आर्टिकल 370 हैज चेंज्ड द स्टेटस क्वा इन जम्मू एंड कश्मीर, हाउ विल इट अफेक्ट द डेवलपमेंट इन द रीजन, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग के गठन के कारण, उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। डिस्कस द रीजन्स, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग एंड डिस्क्राइब द रिसेंटली रीऑर्गेनाइज्ड नीति आयोग। गरीबी एवं भूखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या हैं? व्हाट आर द मेन इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। क्वेश्चन नंबर 16, ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए। ई गवर्नेंस की विशेषताएं एवं लाभ का उल्लेख कीजिए, इसके मुख्य चुनौतियां क्या हैं? क्लैरिफाई ई गवर्नेंस, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस बिफोर इट। क्वेश्चन नंबर 17, 2019 के मानसून सत्र में
संसद ने आतंक विरोधी कानून और सूचना के अधिकार में संशोधन किया। इन संशोधनों के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए, विश्लेषण करें। इन द मॉनसून सेशन of the Indian Parliament in 2019 amendment were made in the anti-terror law and the right to information act. What are the significant changes as a result of these amendments? Analyze. Question number 18. भारत के संविधान में समानता के मूलाधिकार की समीक्षा कीजिए। Examine the right to equality as a fundamental right in the Constitution of India. Question number 19. भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इमरजेंस एंड यूज ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म इन इंडिया। एंड क्वेश्चन नंबर 20, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। तो ये टोटल जो 20 क्वेश्चंस हैं अपने जनरल स्टडी पेपर सेकंड के, उनका हम लोगों ने क्वेश्चंस पेपर देखा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन 2019 का जनरल स्टडी पेपर थर्ड का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस का दिए रहते हैं, हमें 10 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है और इनका आंसर जो है 125 शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न 1 में पूछा गया है कि वैश्वीकरण के कारण भारत में औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 के परिप्रेक्ष्य में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टारगेट्स ऑफ एनर्जी जनरेशन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल एनर्जी पॉलिसी 2070 ड्राफ्टेड बाय नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के प्रयास पर प्रकाश डालिए। जो एसडीजी है, जिसमें कि 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, इनके बारे में हमें बात करनी है, जो कि 2015 से लेकर 30 के बीच में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एसडीजी लाई गई हैं। उसी के बारे में भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या लक्ष्यों के पास जाने के लिए, उन्हीं के बारे में हमें प्रकाश डालना है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो एसडीजी है, 17 जो गोल्स हैं, उनको बिल्कुल याद कर लेना होगा, कंठस्थ कर लेना होगा, क्योंकि वो पेपर 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स में वो हम लिख सकते हैं। और इवन अब तो पेपर 5 और पेपर 6 जो है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश स्पेशल्स पेपर दोनों जोड़े गए हैं, इनमें भी चूंकि अब पूरा जो पेपर है वो जनरल स्टडी का पेपर हो गया है, तो एसडीजी का हम लोग बखूबी से इन पेपर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है, इसके उद्देश्यों एवं प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। भारतीय कृषि में तकनीकी मिशन का तात्पर्य क्या है, इसके उद्देश्यों की विवेचना करें। टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में पूछा गया है इन इंडियन एग्रीकल्चर। साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है, इसका महत्व बताएं। साइबर सिक्योरिटी साइंस मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस। जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं उनकी चर्चा कीजिए। डिस्कस द फील्ड्स इन विच द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर बीइंग डन। क्वेश्चन नंबर 8, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में आने की सुधार रणनीतियों पर चर्चा करें। डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रेटेजी नीडेड टू विन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डॉक्ट्रिन अफेक्टेड सिटीजन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत में राष्ट्रीय रक्षा परिषद पर प्रकाश डालें। नेशनल डिफेंस काउंसिल के बारे में पूछा गया है। रक्षा में पीपीपी अर्थात कि ट्रिपल जो पी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करना है। सेक्शन बी, यहां पर भी टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे और हम इनके आंसर जो है 2 शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जो है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण कीजिए, इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति का उल्लेख करें। एग्जामिन द मेजर प्रोविजंस ऑफ उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन मेंशंस द स्टेटस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच संतुलन की समस्या पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कार्बन इमिशन। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
13 के प्रावधानों का उल्लेख करें। खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है, समझाइए। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये उसी साल आया था। व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी, एक्सप्लेन। जब हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे इस क्वेश्चन की तैयारी, इस टॉपिक की तैयारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, तो इसमें पूछा जाएगा कि किन किन लोगों को किया गया है। शहर में 50% जनता को कंसीडर किया गया है, रूरल एरियाज में 75% जनता को कंसीडर किया गया है, पीडीएस के थ्रू उनको राशन पहुंचाना। तो ये पीटी का हो गया, लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव में यहां पर पूछ लिया गया है कि इसके प्रोविजंस को हमें बताना है और कैसे इसको सुदृढ़ करें, वो सुधार भी बताने हैं। तो पीटी और मेंस को इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हुए कोई भी विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसे इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना होगा, पीटी एज वेल एज मेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उपक्रम भारत में आर्थिक समृद्धि तथा रोजगार संवर्धन के वाहक हैं। इस कथन का परीक्षण कीजिए। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आर द ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोलिफरेशंस इन इंडिया, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट कीजिए तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख करें। एक्सप्लेन the inter-regional disparities in economic development of Uttar Pradesh and discuss the factors acting as obstacles in the development of backward regions. Question number 16, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद क्या है, इसका जनादेश बताएं। आईटी क्षेत्र में 2020 तक भारत में आने वाले प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध करें। What is TIFAC, Technology Information Forecasting and Assessment Council, give its mandate, enlist the upcoming technologies in India by 2020 in IT sector. Question number 17, प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2023 के बारे में हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी विजन दस्तावेज 2035 के चिन्हित क्षेत्र, लक्ष्य एवं भारतीय नागरिकों को उपलब्ध विशेषाधिकार का उल्लेख कीजिए। मेंशन द earmarked fields, aim and special power providing to Indian citizens in technology vision document 2035। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया एट द सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। और इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए अपने उत्तर प्रदेश को कंसीडर करते हुए यहाँ के जो स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसके बारे में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें दिखाना है आपदा को। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियां तथा उनके समाधान पर टिप्पणी कीजिए। राइट अ नोट ऑन द चैलेंजेस एंड देयर सॉल्यूशंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश एट द प्रेजेंट टाइम। तो ये हमने थर्ड पेपर का भी क्वेश्चन पेपर देख लिया। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी सारी परीक्षाएं हैं उनके सारे पेपर्स जो हैं आप इस चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सबको अपलोड करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन 2019 का जनरल स्टडी पेपर 4 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने सारे मेंस एग्जामिनेशन या पीटी एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया है इस वीडियो पर, आप उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर 4 जो है ये भी 200 मार्क्स का होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं। टोटल जो प्रश्न है 20 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 सेक्शन में बटे हुए हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन से सेक्शन है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा और इनका उत्तर जो है 125 शब्दों में हम दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है मूल्य क्या है, यहाँ पर मूल्य का मतलब वैल्यूज से रिलेटेड है। इथिक्स का पेपर होता है पेपर 4 जो है, तो व्हाट आर द वैल्यूज, इनके केंद्रीय तत्वों पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ओवर देयर सेंट्रल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, सरकारी एवं निजी संस्थानों
में नैतिक सरोकारों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द एथिकल कंसर्न्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3, प्रशासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है? आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। व्हाट इज द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ प्रोबिटी इन द गवर्नेंस? डिस्कस क्रिटिकली। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी के नैतिक एवं सामाजिक विचारों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द एथिकल एंड सोशल आइडियाज ऑफ गांधी। क्वेश्चन नंबर 5, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित को प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। अंतरात्मा, कॉन्साइंस के बारे में पूछा गया है। सेवा भाव, स्पिरिट ऑफ सर्विस के बारे में पूछा गया है। अनुशासन अर्थात कि डिसिप्लिन के बारे में पूछा गया है। लोक सेवा की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा पर आधारित होती है। इस संदर्भ में सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। पब्लिक सर्विस is recognized on the basis of tolerance and compassion towards the weaker section of the society. Explain the values of tolerance and compassion in this context. Question number 7, अभिवृत्ति के प्रकारों की विवेचना कीजिए। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड को हिंदी में हम लोग अभिवृत्ति कहते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में विभेद कीजिए, जिसमें कि अभिवृत्ति एवं मूल्य के बारे में पूछा गया है। एटीट्यूड एंड वैल्यूज और एंड एटीट्यूड एंड ओपिनियन के बारे में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण आवश्यक होता है। व्याख्या कीजिए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हाल में आपने एक सरकारी संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। अपने कार्यालय में पहले ही दिन आप पाते हैं कि संगठन में कई अनियमितताएं जो हैं विद्यमान है। जैसे स्टाफ जो है समय का पाबंद नहीं है, स्टाफ व्यर्थ बातचीत में अपना समय नष्ट करता है, जन शिकायतों पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, संगठन में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता निम्न स्तर की है। आप अपने स्टाफ को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे जिससे संगठन की उपयुक्त कमियों का निदान हो जाए? विवेचना कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट हमें बात समझ में आ रही है कि स्टाफ से बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा सख्ती भी बरतेंगे, नियम बनाएंगे। ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग इसका आंसर 125 शब्दों में देने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ सेक्शन बी, यहां 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का है और इसका जो उत्तर है 2 शब्दों में हम लोग दे सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, नीति शास्त्र एवं नैतिकता में विभेद कीजिए तथा नीति शास्त्रीय कार्यों के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन इथिक्स एंड मॉरलिटी एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, कांट का नीति शास्त्र आकारवादी एवं कठोरतावादी है, इस मत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा नैतिक जीवन में कांट के नैतिक सिद्धांत के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। कांट्स एथिक्स इज फॉर्मलिस्ट एंड रिगोरिट। क्रिटिकली एग्जामिन दिस व्यू एंड इवेल्युएट द इंपॉर्टेंस ऑफ कांटियन एथिकल प्रिंसिपल इन मोरल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13, लोक सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं की व्याख्या कीजिए। क्या अंतर आत्मा उनके समाधान में सहायक होगी? विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द एथिकल डिलेमास faced by the public servants. Will conscience be helpful in their solution? Discuss. Question number 14, भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या हैं? समाज में उन्हें रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाने चाहिए? व्याख्या कीजिए। What are the challenges of corruption? What steps should be taken according to you to prevent them from the society? क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रकरण दे दिया गया है, अर्थात कि एक केस दे दिया गया है। इस केस को पढ़ना है जिसमें कहा गया है कि निशांत सामाजिक रूप से संवेदनशील है। निशांत एक व्यक्ति है जो कि सामाजिक रूप से संवेदनशील है, समाजवादी विचार के बुद्धिजीवी एवं एक प्रोफेसर है। वे अपने लेखों, भाषणों और मीडिया के माध्यमों से मजदूरों, अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं एवं जनजातियों के स्वर को मुखरित करते हैं। एक पार्टी भी उन्हें अपने थिंक टैंक में रखे हुए है। इसी क्रम में वे आह्वान करते हैं कि सम्राट जनों, प्रबुद्धों, राजनीतिज्ञों एवं अधिकारियों को अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाना चाहिए। प्रवेश के महीनों में अभिजात स्कूल के मापदंडों पर बहस होती है और उसकी शिक्षा के हित में आलोचना भी होती है, जिसमें निशांत भी सम्मिलित रहते हैं। किंतु पता चलता है कि वे स्वयं अपने बच्चे को एक अभिजात स्कूल अर्थात कि प्राइवेट स्कूल में प्रवेश दिलाने हेतु प्रयासरत हैं। अतः उनके इस कृत्य को आलोचना भी होती है। कहा जाता है कि वे करते कुछ और हैं और कहते कुछ और है, इस तरह की बात है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या बहुत सारे जो शिक्षक हैं या बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, बाहर पढ़ने वो भी भेज देते हैं। तो इस तरह की घटना यहाँ पर दी गई हुई है। अब हमें क्या करना है कि इस प्रकरण को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो गिवन प्रश्न है इनका हमें उत्तर देना है कि क्या निशांत को भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिला देना चाहिए? क्या निशांत के बौद्धिक विमर्श त्याग देना चाहिए? क्या
उन्हें अपने पार्टी के लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करना चाहिए या अपने बच्चे का प्रवेश अभी जाते स्कूल में करा देना चाहिए, विवेचना कीजिए। ये 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर देने हैं हमें। ये जो केस है हमने पढ़ा अभी इसको हिंदी में, इंग्लिश में इस तरह से है और फिर इसका आंसर हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 16, जनसमूह की अभिवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संवाद के महत्व की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन टू चैलेंजेस द एटीट्यूड्स ऑफ द मासेस। क्वेश्चन नंबर 17, भावनात्मक बुद्धि तत्व एक सैद्धांतिक संप्रयत्न नहीं है किंतु बहुआयामी सामाजिक कौशल है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा तथा आयामों की व्याख्या कीजिए। In essence, emotional intelligence is not a theoretical concept but a multi-dimensional social skill. Explain the concept and dimensions of emotional intelligence in the context of the statement. क्वेश्चन नंबर 18, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता की विवेचना एवं मूल्यांकन कीजिए। जैसे सत्यनिष्ठा अर्थात की इंटीग्रिटी, निष्पक्षता अर्थात की इम्पार्शियलिटी, वस्तुनिष्ठा अर्थात की ऑब्जेक्टिविटी और गैर तरफदारी अर्थात की नॉन पार्टीशनशिप को हमें डिफाइन करना है और इसकी जो प्रासंगिकता है सिविल सेवा में किस तरह से है, इस पर भी हमें 2-2 लाइन लिखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 19, अभिवृत्ति हमारे अनुभवों का परिणाम है। इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या एवं मूल्यांकन कीजिए। एटीट्यूड्स आर द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। एक्सप्लेन एंड इवेल्युएट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीट्यूड्स फॉर्मेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एक जन सूचना अधिकार को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन मिलता है। वांछित सूचना एकत्र करने के बाद उसे पता चलता है कि वह सूचना स्वयं उसी के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से संबंधित है जो पूर्ण रूप से सही नहीं थे। इन निर्णयों में अन्य कर्मचारी भी सहभागी थे। सूचना प्रकट होने पर स्वयं उसके तथा अन्य सहयोगियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो कार्रवाई हो सकती है जिसमें दंड भी संभावित है। सूचना प्रकट न करने पर या आंशिक सूचना उपलब्ध कराने पर कम दंड या दंड मुक्ति भी मिल सकती है। जन सूचना अधिकारी एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, परंतु जिस विशिष्ट निर्णय जिसके संबंध में आरटीआई में आवेदन किया गया है वह गलत निर्णय है, वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिए आता है। ऐसी स्थिति में आप उसे क्या सलाह देंगे, तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है कि आपने कुछ निर्णय लिया और वो गलत साबित हुआ तो आप क्या चीजें करेंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर इस तरह से, मतलब कि हमें क्या करना है, यहां से क्वेश्चन है कि वह अधिकारी आपके पास सलाह के लिए आता है, ऐसी स्थिति में आप उसे क्या सलाह देंगे, तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या कीजिए। मान लीजिए कि मुझे आंसर लिखना है, तो एक कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी कंडीशन ये है और वो ये कंडीशन लेकर मेरे पास आता है, अर्थात कि जो मैं आंसर लिखने वाला हूं उसके बाद मैं इसका आंसर क्या दूंगा। द ऑफिसर कम्स टू यू फॉर योर एडवाइस अंडर द एबव कंडीशंस, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू द ऑफिसर, एक्सप्लेन लॉजिकली। तो ये अपने टोटल 20 क्वेश्चंस हुए जनरल स्टडी पेपर 4 के, जिसमें कि इथिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने देखा।